नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं मेरे सहयोगी मनोज पांडे और सनी सरद। कैप्शन आप पढ़ लीजिए। असम के मुख्यमंत्री जो झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं, वो झारखंड दौरे पर हैं और शुक्रवार को जिस तरीके से बीजेपी का युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा जो युवा आक्रोश रैली मोराबादी मैदान में किया गया, उसके बाद जो है और जो परिस्थितियां बनी थी, उसके बाद लालपुर थाने में 51 नामजद आरोपी के साथ जो है तकरीबन 12,000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इस एफआईआर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जो रांची से सांसद हैं, उनका भी नाम है। इनके अलावे 3 जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, इनके साथ साथ बीजेपी के ज़्यादातर सांसद, विधायक और बड़े चेहरों को जो है नामजद तरीके से जो है उनका नाम जो है एफआईआर में डाला गया है। और इन्हीं सब को लेकर के हिमंता बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन के डीजीपी जो राज्य के डीजीपी हैं अनुराग गुप्ता, उन पे जो है आज हमलावर दिखे। तीखे सवाल भी उन्होंने पूछा और बाकायदा एक तरीके से जो है कड़े तेवर के साथ यह भी कहा कि आप कानून मत सिखाएं। इस तरीके को लेकर के ये जो नामजद जो सारे जो बड़े नेताओं का नाम जो डाल दिया गया है एफआईआर लेटर में, इसको लेकर के बीजेपी जो है राज्य सरकार पे और पुलिस प्रशासन पे लगातार जो है सवाल उठा रही है। पहले ही दिन से, जिस दिन ये आक्रोश मार्च हुआ, उस दिन से ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि जो पुलिस प्रशासन है उसके कार्यशैली की जो है जांच होनी चाहिए और नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्यायिक जांच की मांग भी की थी। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर थोड़ी देर पहले रांची पुलिस ने ट्वीट किया है और बाकायदा रांची पुलिस भी बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस राजनैतिक बयानबाजी के बीच में जो है कूद गई है। इसके पहले भी रांची के एसएसपी का एक बयान आया था जो पूरा वायरल है और अब रांची पुलिस के तरफ से यह कहा गया है बाबूलाल मरांडी के उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कि बाबूलाल जी, ऐसा नहीं है कि रांची पुलिस जो है एक तरफा काम करती है। इसके पहले भी जब सरायकेला में जब एसपी के तौर पे चंदन सिन्हा वहाँ पे मौजूद थे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, यहाँ तक कि जिलाध्यक्ष को भी उन्होंने हिरासत में लिया था। तो एक तरीके से सफाई, हालांकि ऐसे मौक़ों पे प्रशासन के तरफ से इस तरीके का बयान जो है ना ही के बराबर दिखता है, लेकिन रांची पुलिस भी जो है पॉलिटिकल बयानबाजी के बीच में इस तरीके की बयान दे रही है। और यही वजह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, जो आज आप बाकायदा ज़्यादातर अखबारों में एक विज्ञापन आप देख रहे होंगे पहले पन्ने पे, जिसका वीडियो रिलीज भी किया गया है बाबूलाल मरांडी के पेज पे और दूसरे बीजेपी के पेज पे और सोशल जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके पेज के जरिए। और वो लोग ये पूछ रहे हैं कि मिला क्या के जरिए कई तरीके के सवाल हैं। उसमें बेरोजगारी भत्ता, नौकरी का जो मसला है वो है और तमाम कई ऐसे बिंदु हैं जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल सनी से आज है। सनी लगातार क्राइम बीट भी कवर करते रहे हैं। ये जिस तरीके से 51 नामजद और 12,000 अज्ञात लोगों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया है सनी, एसपी के उस दिन के बयान से यह तो स्पष्ट हो गया था कि एफआईआर तो होनी है। शुक्रवार को जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, आपने इंटरव्यू भी किया था। देखिए, ऐसी जब भी घटना होती है या फिर ऐसा जब भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो छोटा हो वो बड़ा, अगर थोड़ा भी ज़्यादा प्रदर्शन हो गया, पुलिस से नोकझोंक हो, तो एफआईआर होता ही है। तो माना भी जा रहा था कि एफआईआर होगा ही, लेकिन जिस तरह से इसमें नाम डाले गए और जो संख्या है उसको लेकर ही अब कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। एक तो है कि जो 51 नामजद भी है, उसमें कई नामजद ऐसे हैं जो वहाँ सभा में मौजूद नहीं थे, जिसे मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ और देखा भी। अब जैसे तोरपा के विधायक हैं कोचे मुंडा, वो कोचे मुंडा को अंदर जाने ही नहीं दिया गया। ये मारुति प्रेमसंस का जो शोरूम है कांके रोड में, उस बैरिकेटिंग से आगे उनकी गाड़ी जाने नहीं दी गई। कहा गया कि आप यहाँ से आप पैदल जाइए,
चूँकि अब ये खोलेंगे तो फिर भीड़ हो सकता है कि उग्र होकर उधर से आ जाए, वो पहुंच नहीं पाए। रणधीर सिंह जो सारठ के विधायक हैं वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन लोग का नाम जो है इस एफआईआर में है। इसके अलावा कई और नाम हैं जो वहां पहुंचे नहीं, लेकिन एफआईआर में नाम दर्ज है। तो एफआईआर जो दर्ज किया गया है ये वहाँ पर जो तैनात थे कार्यपालक दंडाधिकारी जी संजय कुमार, उन्होंने ही ये एफआईआर दर्ज किया है और उसमें ये सभी बड़े नाम हैं और कई अलग अलग धाराएं जो हैं इसमें लगाई गई है और कहा गया है कि इस मामले की जांच करने के लिए। इसके अलावे इसमें ये भी इस बात का भी जिक्र है कि कौन नेता भाषण में क्या बोल रहा था और किस तरह से भीड़ को उकसाने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस इस एफआईआर के जरिए ये कह रही है कि हम लोग पूरी कोशिश किए कि किसी तरह जो भीड़ मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचना चाह रही थी घेराव करने के लिए, उग्र प्रदर्शन करने के लिए, उसे रोकने की कोशिश किए, लेकिन उधर से जब पत्थर चलाया जाने लगा उसके बाद इधर से आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये तमाम चीज़ें इसमें कही गई है। अब रही बात की रांची पुलिस का जो ट्वीट है अब से थोड़ी देर पहले आया है, उस ट्वीट में रांची पुलिस की तरफ से ये सफाई दी गई है। जो बाबूलाल मरांडी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ट्वीट किया था और उसमें लिखा था कि रांची के एसपी का बेहद आपत्तिजनक बयान आया है। वो बयान का भी वीडियो इसमें स्पष्ट था और लेकिन बाबूलाल इसमें पुलिस के ही कई फुटेज उन्होंने लगाया था, जिस फुटेज में दिख रहा है कि पुलिस भी भीड़ की तरफ पत्थर चलाती हुई दिख रही है और कई लोगों ने वो वीडियो भी लगाया है। इसमें उन्होंने लिखा था कि इनकी बातों को सुनकर लगता है कि ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर झामुमू कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। इसी का जवाब रांची पुलिस की तरफ से दिया गया है और एक लंबा सा ट्वीट है और उसके साथ एक पुराना वीडियो है। ये वीडियो तब का है जब ये बता रहे हैं कि जब सरायकेला खरसावां में एसपी थे, ये 2017-18 की घटना का जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये तब का है, शायद उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, तो वो कार्यक्रम का शायद विरोध बहुत ज़ोर शोर से हुआ था, उसी कार्यक्रम का है। लेकिन स्पष्टीकरण देने में और जवाब देने में मुझे लगता है कि रांची पुलिस खुद घिर गई और जो जेएमएम को बचाने में लगी हुई थी, जेएमएम पर भी अब सवाल खड़ा होगा। ये ट्वीट के साथ जो वीडियो लगाया गया है, इस वीडियो में खुद यही एसएसपी बोलते हुए सुने जा रहे हैं कि आप लोग पत्थर मत चलाइए, पुलिस के जो लोग हैं वो घायल हो रहे हैं। मतलब अब कल तक या आज तक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ये सवाल खड़ा कर रही थी कि भाजपा पत्थरबाज है, पुलिस पर पत्थर फेंक रही है, तो अब तो ये तो एसएसपी बोल रहे हैं कि जेएमएम के लोग भी जब विपक्ष में थे वो पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे। तो इन्होंने वही पहले दिया है कि भाई आपके द्वारा रांची पुलिस के ऊपर लगाए गए सभी आरोप तथ्य से सर्वथा परे और निराधार हैं। पुलिस द्वारा सभी जिम्मेदारियों का सम्यक निर्वहन किया गया है। सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध वीडियो फुटेज का यदि निष्पक्ष अवलोकन किया जाए तो ज्ञात होगा कि रांची पुलिस ने महत्तम संयम का परिचय देते हुए विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक न्यूनतम बल प्रयोग किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक मतलब एसएसपी और अन्य पदाधिकारी द्वारा कार्यकर्ताओं से लगातार अनुरोध किया जा रहा था कि वे पत्थर न चलाएं, बैरिकेडिंग न तोड़ें और अपना कार्यक्रम शांतिपूर्वक तरीके से करें। लेकिन माननीय सांसदों एवं विधायकों से भी अनुरोध किया जा रहा था कि वे कार्यकर्ताओं को ऐसा करने से रोकें, परंतु इसके बावजूद पुलिस कर्मियों पर बड़े पत्थर बरसाए गए और बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास जारी रहा, जिससे कुछ पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी घायल भी हुए। कई कार्यकर्ता पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंकते समय भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इस दृश्य के परिप्रेक्ष्य में मीडिया द्वारा पूछे जाने पर ही वो एसएसपी रांची द्वारा यह बयान दिया गया था। इसे आपत्तिजनक कहना युक्त नहीं होगा। ये शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है। अब जो है वो जवाब दे रहे हैं कि सरायकेला में जब हम थे तो क्या हुआ था। एसएसपी की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ झामुमू कार्यकर्ता की तरह कार्य करने, ये इन्वर्टेड कोमा में है, बाबूलाल मरांडी का बयान है, के भवदीय आरोप के संबंध में विदित हो कि एसएसपी रांची जब एसपी सरायकेला खरसावां 2017-18 के रूप में पदस्थापित थे, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में व्याधान पहुंचाने का प्रयास कर रहे झामुमू कार्यकर्ताओं को कड़ाई से न केवल रोका गया था, बल्कि प्राथमिकी दर्ज कर तत्कालीन जेएमएम जिला अध्यक्ष को हिरासत में भी भेजा गया था। माननीय मुख्यमंत्री का पद एक उच्च स्तरीय
संवैधानिक पद है जिसकी सुरक्षा के सभी पहलू संवेदनशील होते हैं एवं इसके संधारण हेतु पुलिस को दृढ़ रहना ही पड़ता है। जय हिंद। मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि हम तो छोड़ ही दिए, हिरासत में नहीं लिए हैं, उस समय तो हिरासत में भी हम ले लिए थे। मतलब रांची पुलिस के तरफ से रांची एसएसपी को आधार बना करके यह बयान जारी किया गया और आप यह देखें कि ये 2 घंटा पहले का ट्वीट है। यानी कि जिस तरीके से हिमंता विश्व शर्मा ने डीजीपी को एक तरीके से कहें कि चेताया, तो इस शब्द का प्रयोग करने से भी परहेज करने से मुझे नहीं लगता कि परहेज किया जाना चाहिए। उन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली चेताया ही डीजीपी को और बाकायदा उनको बताया कि ऐसा नहीं होता है और आपकी पुलिस जो है इस तरीके से काम कर रही है। और ख़ास करके एक पार्टी के पॉलिटिकल कार्यक्रम जो कि सवाल पूछा जा रहा था वहाँ से, युवाओं का जो आक्रोश है उस संबंधित में था, उसमें आप दूसरे तरीके से जो है एफआईआर वगैरह कर रहे हैं और उसके बाद का जो है यह ट्वीट रांची पुलिस के तरफ से की गई है। पांडे जी, इसके पहले कि हिमंता विश्व शर्मा ने क्या कुछ बोला उस पर आए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो रांची पुलिस का ट्वीट है और सनी बहुत बारीकी से उसमें से एक चीज़ पकड़े हैं जिसमें एक वीडियो अपलोड किया गया है और उसमें भी यह दिखाया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, चूँकि वो तब के उस कार्यक्रम को भी लिया जाए तब के उस कार्यक्रम को जो है उसका वीडियो फुटेज डाला गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग तब कैसे जो है कार्यक्रम कर रहे थे और कैसे जो है पत्थरबाजी कर रहे थे। इस तरीके की बातचीत सनी जो है बड़ा बारीकी से पकड़े हैं। और दूसरी बात है कि एसपी के तरफ से इस तरीके का एक पॉलिटिकल, एक बीजेपी के नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बयान पे इस तरीके से रिएक्शन, क्या मतलब आपको कैसे, क्या लगता है, क्या ये सही है, उचित प्रतीत होता है, या फिर हिमंता का जो आरोप है हेमंत सोरेन के डीजीपी पे, पुलिस पे, वो सही प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है? पॉलिटिकली एकदम मूव है एक तरीके का। देखिए, उन्होंने रांची के एसएसपी को हिमंता ने जेएमएम का स्पोक्स पर्सन बताया कि ये स्पोक्स पर्सन है। और रही बात की सामान्य तौर पे इस तरीके का जो बयानबाजी का दौर चलता है, कोई पुलिस पे कोई भी आरोप लगा दे, वो थैंक्स लेस जॉब करते भी है और वो जवाब नहीं देते। पहली बार रांची पुलिस को लगा होगा कि बाबूलाल जी का जवाब देना चाहिए, शायद इस वजह से उन्होंने दिया कि भाई हमारा ये काम है। जब आप सत्ता में थे, मतलब बीजेपी जब सत्ता में थी, तो जेएमएम वाले को भी पकड़ा था हम लोगों ने, उनको भी डिटेन किया था। आज मुख्यमंत्री जो होता है, हम संवैधानिक पद की रक्षा करते हैं और कुर्सी के वो हमारा दायित्व है। लेकिन मतलब सामान्य तौर पे पुलिस अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब ऐसे नहीं देती, और ख़ासकर वो भी जब पॉलिटिकल कोई आदमी लगाता है तो वो लोग कोई जवाब नहीं देते हैं। पर हो सकता है रांची पुलिस को लगा होगा कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, एक तरफा निर्णय राय कायम ना हो जाए रांची पुलिस के ऊपर, इस वजह से ये जवाब दिया होगा। अब रही बात कि इनको तो स्पोक्स पर्सन बताया हिमंता ने, डीजीपी को बताया और उन्होंने बहुत कड़े तेवर में कह दिया कि आप तेल लगा रहे हैं ठीक है, पर बहुत अधिक तेल मत लगाइए। हम लोग उल्फा से भी लड़े हैं। इस तरीके का डेमोक्रेटिक वे में जो आंदोलन हो रहा है, उसका बैरिकेटिंग के ऊपर तार लगा देना, ये तो कहीं से हमने देखा नहीं कि डेमोक्रेटिक आंदोलन होता, वो भी एक दिन का एजिटेशन होता है, कुछ घंटे का, और उसके लिए इतना सारा कुछ किया गया। दूसरी बात उन्होंने पूछा कि भाई 12,000 ही क्यों, और 12,000 का बता दे दीजिए नाम, आपके पास सारा वीडियो फुटेज है, मीडिया में चला है, टीवी में चला है, अखबार में चला है, सबको आइडेंटिफाई कर लीजिए। दरअसल वो बता रहे थे कि युवाओं को ब्लैकमेल करने के लिए पुलिस ने ये काम किया है। अब जो सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाएगा, चाहे वो पाकुड़ का हो, साहेबगंज का हो, चाईबासा का हो, पलामू का हो, गढ़वा का हो, रांची का हो, बोले कि पुलिस इसके सहारे उसी केस में इनको भेज देगी। इसी वजह से जानबूझ के 12,000 लोगों को अज्ञात तौर पे जोड़ा गया है। हिमंता ने अपनी तरफ से कहा है कि 3 दिन में बता दीजिए 12,000 का नाम डीजीपी को, और नहीं तो हम लोग तो सख्त कार्रवाई करेंगे। सख्त कार्रवाई क्या करेंगे, हम आपकी शिकायत चुनाव आयोग से भी करेंगे कि आप जैसे डीजीपी के नेतृत्व में चुनाव नहीं होना चाहिए, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग न्यायालय भी जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करेंगे।
ये जो आप केस किए हैं और जो नाम लिखा है नेम्ड एफआईआर, जो आदमी वहाँ इर्द गिर्द 100-200 मीटर तक मौजूद ही नहीं था, उसका भी नेम्ड एफआईआर है। इसका मतलब आपका प्रतीत होता है कि एफआईआर कितना सत्य है, या किसी के बोलने पे, डिक्टेट करने पे लिखा दिया गया है और सबका नाम डाल दिया गया है। और 12,000 इनाम क्यों आए, इस तरीके का कई सवाल उन्होंने किया। नहीं, लेकिन एक सवाल तो ये भी है पांडे जी कि चूंकि भीड़ को लेकर के भी, भीड़ की संख्या को लेकर के भी चर्चा हो रही थी, और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से तो यह बोला जा रहा था कि भीड़ वो 5,000 के आसपास की है, उससे भी ज़्यादा नहीं है। तो ये 12,000 लोगों पे मतलब रांची पुलिस क्या मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के दावे को ही खारिज कर रही है? नहीं, वो तो देखिए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कोई भी हो, कोई भी करता है तो ऐसे जैसे 10,000 रहेगा तो कहेगा अरे 1,000 भीड़ था। तो विपक्ष का ये काम है, तो वो अपना किया। रांची पुलिस को लगा होगा, जो दंडा अधिकारी मौजूद थे उनको लगा होगा कि 12,000 से अधिक लोग थे यहाँ पे, तो इसलिए 12,000 का दिया। हेमंता ने कहा कि हम 30,000 थे ग्राउंड के अंदर और 30,000 के नाम पते थे। और दूसरी बात, मेरा तो ये आरोप है, उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस ने जानबूझ के पुलिस कर्मियों को सादे लिबास में भेज दिया था और वहां से वो लोग पहले पत्थर किए पुलिस वाले पे, रिटेलिएशन किया, क्योंकि जब बाबूलाल का भाषण चल रहा था तो कौन बीजेपी का कार्यकर्ता करेगा? ऐसा कभी होता है क्या? बोले कि ये साजिश थी रांची पुलिस की, तो क्यों नहीं इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इस पूरे घटना की? ये इस तरीके का आरोप लग रहा है। बड़ी बात बोल रहे हैं पांडे जी। हिमंता बिस्वा शर्मा के हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला गया है कि उस आक्रोश रैली के दौरान जो है सादे लिबास में पुलिस के लोग ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं के तरफ आकर के पत्थरबाजी पुलिस के तरफ किए, और बाद में जो है यह दिखाया गया कि भाजपा और भाजयुमों के वो कार्यकर्ता थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी का भाषण चल रहा था और हिमंता बिस्वा शर्मा और बीजेपी को ऐसा लगता है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही अनुशासित हैं और अपने नेता को नहीं सुन करके वो कहीं और जा कर के उपद्रव मचाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए वो मांग कर रहे हैं कि न्यायिक जांच हो। हालांकि न्यायिक जांच की मांग पहले से ही पार्टी के तरफ से नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने कर दी है। हिमंता बिस्वा शर्मा उसी को दोहरा रहे हैं। और रांची एसएसपी की जहां तक की बात है, वो रांची पुलिस के ट्वीट के जरिए वह बता रहे हैं कि वो कितना निष्पक्ष हैं। वो तब भी निष्पक्ष थे जब बीजेपी की सरकार थी, जेएमएम के लोगों को हिरासत में लेना था, तब भी वो हिरासत में लेने से चूकते नहीं थे, और अब जेएमएम की सरकार है तब भी वो निष्पक्ष ही हैं। उनका दरअसल यही काम है, सीएम की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और उसी को लेकर के वो काम कर रहे थे। सनी, अब यहाँ पे जो अब एक सवाल है कि ये जो 12,000 अज्ञात पुलिस जिन पे जो मामला दर्ज हुआ है, जिस पे हिमंता बिस्वा शर्मा चुनौती दे रहे हैं कि पुलिस को कि भाई आप हमको 3 दिन के भीतर जो है 12,000 जिन पे आप अज्ञात केस दर्ज किए हैं उनका नाम आप दीजिए, और नहीं तो फिर इस मामले को हम न्यायालय तक ले जा सकते हैं या फिर चुनाव आयोग भी ले जाएंगे। क्या ये संभव है और क्या ये पहले ऐसा होते रहा है? चूँकि अज्ञात, अभी तो हल्की भी कोई घटना होती है तो नाम के साथ कुछ अज्ञात का नाम जोड़ ही दिया जाता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है, और ऐसा नहीं है कि पहली बार ही हुआ है। इसी हेमंत बिस्वा शर्मा के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनसे पूछा गया कि जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी तब हजारों आदिवासियों पर जो है अज्ञात पत्थलगड़ी वाले 10,000 आदिवासियों पर एफआईआर दर्ज हुआ था, तो क्या आप उस समय नाम दिए थे सबका? तब उन्होंने कहा था कि पहले जो गलती हो गई यही वजह है कि हम लोग 5 साल विपक्ष में रहे, तो क्या अभी जो गलती हुई है इस वजह से इन पर एक्शन जो हम लोग को लेना है वो नहीं लेना चाहिए? तो वो खुद ये मान रहे हैं कि ऐसा होते रहा है। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा जिस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि वो उनके पास सारे कार्यकर्ताओं की लिस्ट है, वो दे सकते हैं। अब रांची पुलिस के सामने भी ये चुनौती है कि क्या अज्ञात का नाम वो जुटा पाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये जुटा पाएगी। अब या फिर रांची पुलिस क्या ये कर सकती है कि हिमंता बिस्वा शर्मा के पास से ही जाकर के वो नामों की सूची मांग ले? रांची पुलिस ज़रूर मांग सकती है अगर चाहे तो, अगर बीजेपी देना चाहे तो, मुझे नहीं लगता। लेकिन आप देखिए कि सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा इस पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय इस देश के रक्षा राज्य मंत्री जो संजय सेठ हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। लोग बता रहे हैं कि भाई पहली बार ऐसा हुआ होगा
कि किसी पद पे रहते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री पर एफआईआर दर्ज हुआ है। संजय सेठ बोल रहे हैं कि मैं अगर रांची पुलिस कोई एक फुटेज दिखा दे कि मैं वहां पर मौजूद था जहां पर पुलिस बोल रही है कि उनके साथ झड़प हो रही थी या संजय सेठ को लेकर के तो बीजेपी के लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि भाई वो मंच पे आए, भाषण दिए, फोटो खिंचाए और चल दिए, और वो खुद भी बोल रहे हैं कि वो तो कार्यक्रम चूंकि पार्टी का था, पार्टी के कार्यक्रम में गए, वो तो कोई आंदोलन करने गए नहीं थे, वो किसी और कार्यक्रम में फिर चले गए वहां से। वो खुद भी ये चीज बोल रहे हैं और उसके बावजूद जो है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री के ऊपर मामला दर्ज हो गया है। अब बिल्कुल यही वजह है कि वो सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, मैं इस एफआईआर को चुनौती दूंगा क्योंकि मैं मौजूद नहीं था। अब जब ये कार्यक्रम शुरू हो रहा था, जब कार्यकर्ता राज्य भर से पहुंच रहे थे सुबह सुबह, उनके नाश्ता और खाने की व्यवस्था थी, तो वो खाना नाश्ता चलाने के लिए ज़रूर मौजूद थे, वो चला भी रहे थे खुद से। संजय सेठ, तस्वीरें भी सामने आई थी। नहीं, ये सब मैनेजमेंट में माहिर हैं वो जो भी हो, वो वहाँ पे मौजूद थे, वो नाश्ता खाना चला रहे थे। और उसके बाद फिर जब कार्यक्रम हुआ मंच पर भी थे। उसके बाद उनका कहना है कि जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था, जो पुलिस से आमना सामना, वहाँ वो मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका नाम डाला गया है। आप समझिए कि ये मामला पूरा डिफेंस और सिविल का हो जाता है। वो रक्षा राज्य मंत्री हैं, ये पुलिस का मामला पूरा सिविल का हो जाता है। तो अब कहाँ तक सही है नहीं है मामला, तो हालांकि कोई गलत करे तो दर्ज हो ही सकता है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ के किसी पे भी मामला दर्ज हो सकता है। पांडे जी, क्या मैं सही हूँ? नहीं, और न्यायाधीशों पर भी। हाँ, मतलब लेकिन अगर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री वो उस कार्यक्रम में थे, हालांकि उनका कहना है कि भाई मैं पार्टी का कार्यक्रम में गया था, आंदोलन में मैं तो था नहीं। हाँ, वो कह रहे हैं कि मतलब क्या है मकसद, डेमोक्रेटिक तरीका है बोलना, भाषण देना, एजिटेशन करना, लेकिन पुलिस उसके बाद जो आरोप लगा रही है कि हम लोगों ने उकसाया, पुलिस पे पत्थर फेंकवाया, क्या इसका कोई है जिक्र, कहीं वीडियो फुटेज है? मैं तो अपना भाषण खत्म किया और गया, तो क्यों नहीं इस एफआईआर को चैलेंज करूं? तो हो सकता है संभवतः 1-2 दिन में वो चैलेंज भी कर देंगे कोर्ट में कि ये फर्जी एफआईआर है, इसको निरस्त करना चाहिए। दरअसल अब सारा मामला ये है कि ये जो केस हुए हैं ये गैर जमानतीय धारा है और चुनाव है। या तो इन नेताओं को बेल लेना होगा और बेल इतनी आसानी से मिलेगा नहीं, और दूसरी बात या तो पुलिस के पास जाके ये करना होगा। अब जो इस केस के आईओ हैं सत्य प्रकाश उपाध्याय, अब ये इनके ऊपर है कि वो क्या करते हैं। इन सारे नेम्ड एफआईआर के खिलाफ वारंट इशू कराएंगे या फिर पुलिस आराम से इत्मीनान से बैठी रहेगी, जब चुनाव आएगा उस समय सबको पकड़ेगी। ये सब उनके ऊपर है, केस के आईओ के ऊपर। तो केस के आईओ के ऊपर है। अब दूसरी बात ये है कि केस के आईओ क्या ये डायरेक्ट काम करेंगे कि बीजेपी में जाएंगे, बोलेंगे लिस्ट लाइए या फुटेज हम दिखा रहे हैं उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन आदमी है, या इनका वारंट लेके सीधे इनको बुलाएगी कि भाई आप अरेस्ट हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस पहले ये कह दे कि हम इस एफआईआर की जांच करेंगे, निष्पक्षता की। पुलिस ऐसा कर सकती है भी तो होता है। हाँ, तो हम पहले इसका जांच करेंगे और इसमें जो तथ्य मिलेंगे उसी के अनुसार से हम केस डायरी में आगे का काम बढ़ाएंगे। तो ये सब कुछ पुलिस के ऊपर है, लेकिन एक परेशानी तो है क्योंकि चुनाव है, नेता को घूमना है, और अगर ये मामला नॉन बेलेबल में सब सेक्शन अधिकतर हुए हैं तो उसमें अगर बेल नहीं मिला तो फिर उतना दिन तो हवालात में रहना पड़ेगा, जेल में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक चीज़ जो आज तक झारखंड बीजेपी के कोई नेता जो है नहीं स्वीकार कर पाए या फिर नहीं बोल पाए, वो चीज़ हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज कर दिया। और चूंकि वो बेबाकी से अपने सारे सवालों का वो जवाब देते हैं, पत्रकारों के ही एक सवाल का उन्होंने जवाब देते हुए इतना तक कह दिया कि रघुवर दास की सरकार में गलतियां हुई और यही वजह है कि हम लोग विपक्ष में आ गए। इसको लेकर के भी जो है राजनीतिक गलियारों में चर्चा है और ख़ास करके बीजेपी के भीतर चर्चा हो रही है कि हिमंता बिस्वा शर्मा यह क्या बोल गए। पांडे जी, वाकई में हिमंता क्या बोल गए या फिर
वो यह कहना चाह रहे हैं कि मेरी गलती थी और इसके कारण हम लोग विपक्ष में आ गए। अब हेमंत गलती कर रहे हैं तो हेमंत भी विपक्ष में जाएंगे। नहीं, उनका बोलने का मकसद यही था, चूँकि वो हिंदी के उतने अच्छे जानकार नहीं है, हिंदी बोलने में उनको थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ। वो ये बोलना चाह रहे थे कि अगर ठीक है थोड़ी देर के लिए जो पत्रकारों का सवाल है उसको हम मान भी लेते, ठीक है, तो हम पिछला जो गलती किया था तो 5 साल जनता हमको बैठाया विपक्ष में, अभी गलती कर रहे तो इनको बैठाएगा जनता विपक्ष में 5 साल। अगर हम काम नहीं करेगा तो फिर जाएगा। तो वो ये कहना चाहते हैं। इसी दौरान उन्होंने रघुवर जी को कोट कर दिया, क्योंकि पत्रकारों ने पूछा कि रघुवर सरकार का समय का कि ये तो बोला हाँ रघुवर जी का भी समय में अगर हुआ गलती तो गया विपक्ष में ना, अब ये गलती किया है तो ये भी जाएगा विपक्ष में, ऐसा उनका कहने का इंटेंशन था। ये उन्होंने नहीं कहा स्पेसिफिकली क्या कि रघुवर दास जी के समय में हमसे कोई भूल हो गई या सरकार ने गलत किया। कहा कि अगर हुआ भी, क्योंकि गलत हुआ तभी तो हम विपक्ष में, जनता नाराज हुई तभी विपक्ष नहीं। लेकिन चूंकि चर्चा इसलिए हो रही है पांडे जी और सनी, क्योंकि इस तरीके का अब तक कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे इन तरीके के सवालों को लेकर के। और चूंकि सन्नी ने जिक्र भी किया कि वो जब पत्थरगड़ी वाला जब मामला था उस वक्त भी हजारों ट्राइबल्स के ऊपर जो है मामले दर्ज हो गए थे अज्ञात के तौर पे। इसी सवाल के जवाब में जो है उन्होंने इस बात को स्वीकारा। तो क्या वाकई में इस तरीके की चीज़ों पे चर्चा पार्टी के भीतर, बीजेपी के भीतर हो रही है अब बहुत संयमित तरीके से? देखिए, मुझे लगता है कि हेमंता विश्व शर्मा बहुत सीधा और सपाट बोलकर ही राजनीति करने वाले हैं। उनका पूरा क्लियर है कॉन्सेप्ट कि क्या बोलना है, कैसे करना है, और जीवन में जिसका ये क्लियर रहता है वो आगे बढ़ने के लिए हमेशा ये रहता है कि पीछे का जो चैप्टर क्लोज हो गया है उसे क्लोज कर फिर आगे बढ़ा जाए। अब उस पर जिक्र करके, जिरह करके आगे के समय को नहीं बर्बाद किया जाए। मुझे लगता है कि उसी फॉर्मूला के तहत हेमंता विश्व शर्मा ने ऐसा कहा है। और ऐसा नहीं है कि हेमंता विश्व शर्मा ने ऐसा कहा, मुझे लगता है कि बाबूलाल मरांडी भी कई बार ऐसे जब सवाल काउंटर सवाल होते हैं तब वो बोले हैं कि ठीक है अगर पहले गलती हुई तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी नाम गलती कभी नहीं लिया गया, नाम नहीं लिया गया, और उन्होंने नाम भले ही लिया हो तो कहने का मतलब यही है कि वो मान कर चल रहे हैं कि ठीक है अगर गलती हुई है तो उस गलती की सज़ा जनता ने दी और यही हो जाएगी 5 साल हम लोग विपक्ष में रहे। अब जो गलती हो रही है तो क्या उस गलती को गलती कहना गलत है? यही तो सवाल है उनका। बिल्कुल, और यही सवाल सिर्फ नहीं है, सवाल कई सारे हैं जो बीजेपी पूछ रही है, और पूछ रही है कि आपको मिला क्या के तहत जो है आप देख रहे होंगे कि कैप्शन में भी हमने इस चीज़ को मेंशन किया है। आज कई अखबारों के पहले पन्ने पे जो है विज्ञापन भी दिया गया, और सबसे पहले तो वो जो विज्ञापन है आप देखिए, मेरे हाथ में हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान अखबार में जो है ये पहले पन्ने पे विज्ञापन है, और इसमें बीजेपी की तरफ से दिया गया विज्ञापन है जिसमें पूछा जा रहा है कि पिछले 4.5 साल में आपको मिला क्या। और मिला क्या के बाद जो पहला है वो 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिला क्या, मतलब मैं जो बोलूँगा उसके बाद आप समझ जाइएगा कि मिला क्या। 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, उसके बाद महिलाओं को आधार कार्ड पर 50,000 का लोन, विधवा माताओं बहनों को वित्तीय सहायता, नवविवाहित महिलाओं को सोने का सिक्का, किसानों के लिए हर पंचायत में कोल्ड स्टोरेज, पलामू, चाईबासा, हजारीबाग को उप राजधानी, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स एवं दवाई, गरीब महिलाओं को 2,000 रुपया चूल्हा चौका भत्ता, सरकारी नौकरी मिलने तक 5,000 से लेकर के 7,000 तक का बेरोजगारी भत्ता, और गरीब परिवारों को सालाना 72,000। ये 72,000 मुझे लग रहा है कि ये राहुल गांधी वाला जो ये 6,000 है वो है, या फिर ये हेमंत सोरेन के ही? ओ अच्छा, तो ये तमाम जो पॉइंटर्स के जरिए जो है, क्रिएटिव्स के जरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट्स जो है इस विज्ञापन में पूछे गए हैं सवालों के जरिए, और पूछा गया है कि आपको मिला क्या। हालांकि 5 लाख नौकरी का जिक्र इस 5 लाख नौकरी का तो पहले ही में जिक्र है। बेरोजगारी भत्ता। पांडे जी, इस सवाल का जवाब कौन देगा? ये जो सवाल पूछा जा रहा है, हालांकि
जनता को सीधे हिट किया जा रहा है कि भाई आपको ये सब मिला क्या। इसका जवाब क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से आया है, कोई ट्वीट बयान के जरिए, या फिर झामुमो जो है इसकी जवाब देने की तैयारी में है, तैयारी कर रहा है? नहीं, हेमंता जी ने कहा, इसका जवाब रांची पुलिस ने दे दिया। वो कह रहे थे कि इसी सवाल का जवाब लेने हम गए थे मोराबादी, तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दाग दिए, उसने वाटर कैनन का प्रयोग किया, रबर बुलेट का प्रयोग किया। वो बोल रहे वो जवाब उनको मिल गया, लेकिन बोल रहे हम फिर आएगा पूछने। कब आएंगे? तो सितंबर महीने में आएंगे। सितंबर अक्टूबर महीने में, मतलब एक बीजेपी एक और व्यापक रैली करेगी और इन्हीं सारे इसका संकेत उन्होंने दिया। हाँ, उन्होंने साफ तौर पे कहा। जैसे वो लोग कह रहे झामुमो का है ना झूठ का पिटारा है मैनिफेस्टो, बोल रहे ऐसा हमारे में नहीं होता है। बोले राजनीति से संन्यास की बात कही थी कि अगर भाई 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं दे पाए तो 5,000 7,000 भत्ता देंगे, नहीं दे पाए तो राजनीति से संन्यास लेंगे। बोले हम बोलते तो चलता, लेकिन ये गुरु जी का बेटा है, भारत में इनको सम्मान के तौर पे देखा जाता है गुरु जी को, उनका बेटा कैसे झूठ बोल सकता है? मतलब वो बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल सकते हैं, हेमंत सोरेन झूठ नहीं बोल सकते। हाँ, क्योंकि गुरु जी का बेटा है ना, उतना बड़ा शख्सियत का, सब कोई उनको सुनता है, तो ऐसे मतलब कैसे होगा? तो वो बोल रहा है कि ये एक गलत काम किया। तो उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन में क्या ये इस्तीफा दे देंगे हेमंत सोरेन, पूछ लीजिएगा। उन्होंने अपने तरफ से टेंटेटिव डेट भी बताया है कि 30 सितंबर तक इस्तीफा दे दीजिए, या 2 अक्टूबर गांधी जयंती का दिन जो है वो अच्छा रहेगा, उस दिन आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो हम फिर आएंगे पूछने। इन सवालों का जवाब तो हम लेके रहेंगे, ना सोने देंगे ना जगने देंगे, जब तक रहेंगे आप हम पूछते रहेंगे कि क्या हुआ धोखा करके। उन्होंने और एक बात कहा कि जैसे हर ब्लॉक में मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम कोल्ड स्टोरेज खोलेंगे। हाँ, इसका जिक्र है विज्ञापन में भी। तो क्या 264 ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज खुल गया? चूल्हा खर्चा, वो बेटी को सिक्का, जो नवविवाहिता को सोने का सिक्का और 51,000 रुपये देने की बात, तो जो अखबार में उस समय उनके बयान छपे थे उन सब का PTT प्रेजेंटेशन बनाया गया और इन सारे को पूछा गया। बाबूलाल मरांडी तीसरी गांव में, मतलब उनका जो ब्लॉक है अपना गिरिडीह का तीसरी ब्लॉक बेलवाना पंचायत के सरसियरा गांव में थे, और जैसे हम लोग बैठे हैं वैसे बाबूलाल बैठे थे और उनके पीछे बहुत सारी महिलाएं थी। बाबूलाल ने कहा हटिया का दिन है, बाकी सारी महिलाएं चली गई हैं, 50 चूल्हा है इस गांव में और यहाँ पे हमारे साथ 10 से 15 महिलाएं हैं। इनको सर्जन पेंशन तो छोड़ दीजिए, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन तक नहीं मिल रहा है। पत्रकार चाहे तो नोट कर ले, सरकार चाहे तो नोट कर ले और आके पूछ ले, तो क्यों ये ढिंडोरा पीट रहे हैं? जो वादा किया था वो तो पूरा ही नहीं किया। जो सर्वजन पेंशन जो पहले सबको मिलता था पेंशन, वो भी आप नहीं दे रहे हैं, और आप तो 1,000 की जगह 2,500 का बात कहे थे। यहाँ पे एक सवाल है पांडे जी, ये बहुत अच्छी बात है कि बाबूलाल मरांडी वैसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, और अगर वो लाभ के हकदार हैं तो क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या ये भी उन्होंने वजह बताई? और क्या बाबूलाल मरांडी के द्वारा, चूंकि उनका अपना विधानसभा उनके गांव की बात है, उनके कार्यकर्ताओं ने इस ओर प्रयास किया उन महिलाओं को वो सब लाभ दिलाने के लिए? हाँ, वो बताया कि 5 बार से 6 बार अधिक फॉर्म भरा है। अच्छा, फॉर्म भरा जा रहा है लेकिन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। वो हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी अपनी बात में उस बात को इंगित किया। अच्छा। तो बाबूलाल मरांडी वो बता रहे थे बाकायदा। दूसरी बात, जब पत्रकारों ने मतलब पत्रकारों ने नहीं, वो उन्होंने ही स्वयं कहा कि मैया योजना तो ठीक है, आप इतना वादा किए 1,000 ही दे रहे हैं, पर 1,000 कितना दे रहे हैं? आप जो ये जर्मन हैंगर लगा रहे हैं, मतलब जो मुख्यमंत्री कार्यक्रम करते हैं तो टेंट लगता है, बोले उसमें जितना खर्चा हो रहा है और एडवर्टीजमेंट में मैया योजना का जितना खर्चा हो रहा है, बोले उस टोटल राशि उतना नहीं मिल रहा है। तो सरकार वो एक दूसरा मसला है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टियों का अपना काम है, वो सवाल पूछेंगे ही, लेकिन अब कार्यक्रम तो होगा ही, कार्यक्रम होता ही है, सब सरकारें करती तो हैं। वही वो बता रहे थे कि वादा किया अगर लाखों का तो 1,000 में क्यों है? और उन्होंने सबको जोड़ दिया था। जैसे एक सोने का सिक्का का रेट निकाला 10 ग्राम का, इंटू 50 लाख किया, 72,000 परिवारों को इंटू 50 लाख किया, और वही बता रहे थे कि इतना लाख करोड़ रुपया गया कहाँ। मतलब हर चीज़ का उन्होंने जोड़ लिया था। जैसे कि 50,000 हर महिलाओं को मिलना था, मतलब आधार कार्ड के हिसाब से बिना गारंटी के लोन,
तो उनको 50 लाख से गुना कर दिया। तो बोले इतना पैसा गया कहाँ, मतलब वो एक परसेप्शन 50 लाख का जो एवरेज अप्लाई करेंगे लोन के लिए उन्हीं को ना मिलना है। ये योजना की शुरुआत ही नहीं हुई, वो कर रहे हैं वो अच्छा। अपना वीडियो फुटेज में जो उन्होंने वीडियो रिलीज किया है। इसके अलावा जो उन्होंने उप राजधानी की बात जो विज्ञापन में की उसमें भी किया, पलामू, चाईबासा, हजारीबाग को लेकर के। और फिर डॉक्टर जो कहा कि स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की नियुक्ति और फ्री में दवा और नर्स की उपलब्धता आज है क्या, ये सब उन्होंने कहा। झारखंड आंदोलनकारी चिन्हित आयोग को लेकर कहा था कि झारखंड आंदोलनकारी का चयन कर लिया जाएगा। तो बोले वो हुआ क्या। और अमर तो प्रोसेस में है नहीं, अमर बावरी करे वो आयोग का गठन उन लोगों ने किया था ना जो देवशरण भगत जिस समय थे। तो कह रहे उसके बाद क्या हुआ, उनको कितना मिल रहा है पेंशन। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ वो आ गए कि ये जो सरकार है ये दरअसल डिक्टेटरशिप है। और वो कह रहे थे कि हेमंत सोरेन खुद को भगवान मान लिए हैं, इसीलिए वो नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल करे। वो मंदिर में की तरह भगवान की तरह हैं कि भाई आइए हमसे आग्रह कीजिए पर सवाल मत कीजिए, फिर कल आइएगा फिर आग्रह कीजिएगा। तो वो बार बार कह रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो इनसे सवाल पूछने जाता है, पारा शिक्षक गए सवाल पूछने, लाठी से पीटा, सहायक पुलिसकर्मी गए सवाल पूछने, वादा याद दिलाने, लाठी से पूछा, युवा गए तो युवा को उन्होंने पानी से भिगोया और टीयर गैस चलाया। मतलब ये जो सारे सवाल हैं खास करके वो मुद्दे जो 2019 के दौरान बतौर नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन अपने मैनिफेस्टो में उसका जिक्र किए थे, इन सब को सवाल बना करके जो है बीजेपी जनता तक पहुंच रही है विज्ञापन के माध्यम से भी। कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं और यही वजह है कि अखबारों के पहले पन्ने पे ये विज्ञापन दिया गया। सनी से भी मेरा यही सवाल है और आपसे जो मेरा सवाल है सनी कि ठीक है मुद्दे तो बहुत ऐसे हैं जो सीधे आम लोगों से कनेक्ट करने वाले हैं, लेकिन क्या आम लोग बीजेपी के इन 10 मुद्दों से खुद को कनेक्ट कर रहे हैं और बाकी में आम लोग भी यही सोच रहे हैं जो बीजेपी सोच रही है कि भाई ये सब तो कुछ हुआ ही नहीं है? देखिए, ये आपका पांडे जी से सवाल था कि इसका जवाब कौन देगा। तो जिस अखबार में ये विज्ञापन छपा है उसी अखबार में जवाब भी है कुछ। अब जैसे पहला सवाल है विज्ञापन के जरिए कि 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। हेमंत सोरेन का कार्यक्रम था हजारीबाग में। हेडिंग ही है कि नौकरियां खत्म कर राज्यों पर दोष मढ़ रहा है केंद्र। हेमंत सोरेन ऐसा बोल रहे हैं। अब देखिए एक एक करके खोजिएगा। अब है कि गरीब महिलाओं को 2000 का चूल्हा चौका। अब इसी खबर में देखिए कि 14 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी से सम्मान राशि भेजी गई 1,000 रुपये। फिर आप आइए, ये आप जो तुलना कर रहे हैं सनी वो ठीक है, इसका जवाब तो मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा देगा ही। ये उसका जवाब नहीं है, ये वो मुद्दे हैं आप याद कीजिए जिसको लेकर के हेमंत सोरेन ने अपने मैनिफेस्टो में इन चीजों को डाला था। ये 1,000 रुपया मुख्यमंत्री मैया योजना अलग है। बीजेपी बोल रही है कि ये जो चूल्हा चौका भत्ता 2,000 बोले थे उसका क्या हुआ? अब बिल्कुल देखिए, मैनिफेस्टो में कई ऐसी घोषणाएं थी जो जरूर पूरा नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि भी हाल ही में जो किसानों के ऋण माफी की घोषणा हुई है, अगर वो नहीं हुआ रहता तो कोल्ड स्टोरेज के जगह पे वही होता। इसके अलावे भी जैसे 5 लाख भी था मैनिफेस्टो में राहुल गांधी ने बाकायदा घोषणा की थी ऋण माफी की। वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी नहीं होता तो वो इसके जगह पे यहाँ रहता। तो इसी तरह कई और घोषणाएं हैं जो बिल्कुल पूरा नहीं हो पाई है। आप देखिए कि महिलाओं को 50% नौकरी में रिजर्वेशन, युवाओं के लिए 5 लाख नौकरी नहीं, इसके अलावा और कई अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करने का मामला, पारा शिक्षकों का मामला, ये जो विज्ञापन छपे हैं इसके अलावा भी कई और मामले हैं। कनेक्ट तो देखिए कनेक्ट तो लोग कर ही रहे हैं, जो लोग इससे जूझ रहे हैं, खास करके यूथ जो नौकरी रोजगार को लेकर परेशान है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा परेशान तो वही हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि मैया योजना का जो पैसा अभी जाना शुरू हुआ, इससे लोगों को कुछ राहत ज़रूर मिल रही है, लेकिन ये राहत कई और चीज़ों के जरिए भारी पड़ रही है। अब कैसे इसको समझिए। अब जो मैनिफेस्टो में या फिर सरकार ने घोषणा किया था कि जो फॉर्म भराने का फीस है वो सिर्फ 100 रुपये होगा। शुरुआत में तो आंदोलन करने पर 100 रुपया किया गया, लेकिन स्टूडेंट बता रहे हैं कि मेरी माँ बहन को पैसा दे रहे हैं लेकिन फॉर्म भराने का फीस
अभी देखिए कि जेटेट का भी फीस जो है वो 1500 है, 1000 है, 2000 है। तो जो पैसा सरकार दे रही है उससे कई अधिक तो ले रही है। ये सिर्फ एक उदाहरण मात्र है। इसके अलावे देखिए आज के डेट में अगर आप घर बना रहे हैं तो एक हाईवा बालू का 40,000 रुपये लग रहा है। आप समझिए कि जो बालू फ्री था, सिर्फ ढुलाई का पैसा लगता था, उसका 40,000 रुपये लग रहा है। इसको तो लेकर के पैसा तो हालांकि सदन में मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की है कि गरीबों को जो टैक्स पेयर नहीं है उनको फ्री में बालू मिलेगा। उसी पर मुख्यमंत्री के बोलने के बाद ही बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री को जवाब भी दिया कि बालू हमेशा से फ्री रहा है। जब 2013 में आपकी सरकार बनी पहली बार, मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, उसके बाद ही बालू के साथ जो है व्यापार जुड़ा और व्यापार होने लगा। उससे पहले तो सिर्फ ढुलाई का ही पैसा लगता था। तो ये तो सवाल ये है कि तो फ्री क्या किए? आप ही पहले दाम बढ़ा दिए और फिर बोल रहे हैं कि हम फ्री कर दिए। तो ये तो लोग, मुझे लगता है कि बालू को लेकर लोग बहुत कनेक्ट हैं, कंसर्न हैं। और यही वजह है कि देखिए जो अबुआ आवास और ये तमाम जो योजनाएं चलती है उस पर भी काम नहीं चल पा रहा है ठीक से। उसका हो ये रहा है कि जो मुखिया पास कर रहा है वही मुखिया ठेकेदार बन के बालू, गिट्टी, सीमेंट, छड़ भी बेच रहा है। सभी मुखिया ज़्यादातर देखिए अपना दुकान खोल लिए हैं। तो इस हिसाब से लोगों को तो परेशानी हो रही है। आप दे रहे हैं राहत, लेकिन वो गुस्सा में भी तब्दील हो जा रहा है कहीं ना कहीं। अभी मुख्यमंत्री ये रोजगार सृजन योजना, उसमें कई ऐसे जगह हैं जहां पर फॉर्म भरने ही किसी को नहीं आ रहा है। तो कई योजनाएं की शुरुआत की गई है, लेकिन जो वादा मुख्य रूप से किया गया वो वादा पूरा नहीं हुआ। बेरोजगारी का भत्ता का सवाल है। आप देखिए कि मंत्री बाहर निकलकर बयान देते हैं कैबिनेट से नहीं, इसको कि मैं तो सदन में मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कई जिलों में बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। वो कैसे मिल रहा है, उसमें टेक्निकल टर्म शायद डाला गया था, तो वहाँ कहीं से मिल रहा है। लेकिन मुझसे तो रोज सैकड़ों युवा कनेक्ट रहते हैं, अभी तक कोई एक नहीं मिल पाया जो बताए कि उसे बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। हो सकता है कि मिल भी रहा हो, लेकिन मैं तो अभी तक खोजने की कोशिश ही कर रहा हूँ। पढ़ाई जिन्होंने किया है उन लोगों को संभवतः कुछ जिलों में मिल रहा है। और मुझे जो जानकारी है कि उसी वजह से बतौर सदन नेता जो है हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर यह बातें कही थी। देखिए, युवा आक्रोश मार्च के दौरान जो चीज़ें हुई, जो एफआईआर हुआ, उस पर तो बीजेपी का जवाब आ गया, तल्खी भरा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाकायदा डीजीपी को चेता भी दिया और यह भी कहा कि अगले 3 दिनों में उन 12,000 नामों को जो है आप सार्वजनिक करें, नहीं तो आगे हम जाएंगे। लेकिन ये जो मिला क्या, जो सवाल है और जिन 10 बिंदुओं पे बीजेपी सवाल उठा रही है, इन सवालों के जरिए जनता से खुद को जोड़ रही है, इसका जवाब भी शायद तैयार हो रहा होगा। और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जाहिर सी बात है कि आज, कल या 1-2 दिनों में जो है इसको लेकर के जवाब स्पष्ट करे। हालांकि अगर आपको याद होगा कि आदिवासी महोत्सव के दिन संभवतः जो एक पन्ने का जो विज्ञापन राज्य सरकार की तरफ से दिया गया था, उस विज्ञापन में कई सारे बिंदुओं को उठाया गया था कि क्या क्या राज्य सरकार कर रही है। हेमंत सोरेन कैसे किसान, गरीब, युवा, जो उद्यमी हैं उनको जो है बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं। लेकिन चूंकि अब सवाल नए सिरे से खड़ी हो गई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने, तो जाहिर सी बात है कि जवाब भी आएगा। तो इंतज़ार कीजिए। और सब लोग तो हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं। चंपई दा अलग से सबको इंतज़ार करवा रहे हैं। चंपई सोरेन को लेकर के भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक चीज़ आज कह दी कि वो जो भी करेंगे 2-3 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। तो हम लोग सब मिल कर के इंतज़ार कीजिए। इसी साल के अंत में चुनाव भी होना है, उसका भी इंतज़ार करना है। अब तक आप लाइव में बने रहे, इसके लिए